बाकी जनता तुम्हारी कनेक्ट कर जाए। और ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? अपार जपनाम। यस सर। ठीक है। सर आवाज बहुत लो आ रही है। अब ठीक है। इतने सालों बाद कैसे? सीट चेंज कर ले, इंटरचेंज कर ले, यहीं पे बैठ जा। सर आई एम कनेक्टेड। ठीक है बेटा। सर प्लीज। शौर्य, हर्षवीर, सुन लो। चलिए, अब ध्यान से पहले 2 मिनट जरा बात कर ले। टर्म 1 दे दिया, धज्जियां उड़ी, अच्छा लगा, मजा आया, बुरा लगा। बट कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज रियलाइज करने की बहुत नीड है कि पढ़ाई जितनी आप कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है। अब उसके लिए क्या एफर्ट देना है, क्या सिंक्रोनाइजेशन करनी है, किस तरीके से आपको मेरा साथ चाहिए, किस तरीके से आपको चीजों में पुश चाहिए, चाहे कुछ चीजें इम्प्रूवमेंट बने ना सिर्फ आपके एफर्ट्स में बल्कि वी एज अ टीचर्स ऑल्सो। आप डिस्कस करो, ओपन ग्राउंड्स पर बात करो, ताकि अल्टीमेटली अगर आपको कुछ अप एंड डाउन नजर आया या जो आपने स्कोर भी करा है उसको कैपिटलाइज करना है, तो वो दोनों ग्राउंड्स पे काम इफेक्टिवली हो सके। क्लास 11th में टर्म 2 पर्टिकुलरली केमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट 6 मंथ्स का फेज है, जो कि डिसाइड कर देगा आप क्लास 12th की जर्नी को कितना स्मूथ लेकर चल रहे हो या कितना उस जर्नी को डिफिकल्ट बनाने वाले हो। अभी तक जो आपने पढ़ा है उसमें से शायद 10 से 15% या 20% आपको 12th क्लास में नजर आए। मैंने जब से क्वांटम नंबर पढ़ाना शुरू करा था मैंने बार बार बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि यही टॉपिक्स फाउंडेशन बनेंगे आपके टर्म 2 के चैप्टर्स में। और जब टर्म 2 की बात करूंगा तो टर्म 2 टेक्निकली सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 2 चैप्टर फिजिकल के हैं और 2 चैप्टर ऑर्गेनिक के। फिजिकल के 2 चैप्टर में से 20 से 30% आपको क्लास 12th में नजर आएगा, इस्तेमाल होते हुए दिखाई देगा। लेकिन जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हो तो तकरीबन 80% चीजें आपको दोबारा से नजर आएंगी क्लास 12th के अंदर। यानी कह सकते हैं ऑर्गेनिक शुरू करेंगे क्लास 11th में और खत्म होगी क्लास 12th में जाकर। तो आज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आई एम सेइंग यू हैव एंटर्ड इनटू क्लास 12th अनऑफिशियली। और पर्टिकुलरली जब ऑर्गेनिक शुरू करूंगा तो श्योर शॉर्ट वर्ड्स होंगे, भैया अब तुम 12th पढ़ रहे हो, अब तुम 11th नहीं पढ़ रहे हो। तो ये बात को समझिए, आपको टास्क बांधना बहुत जरूरी है, आपको हर डेली बेसिस पे एफर्ट देना बहुत जरूरी है, आपको अपनी छुट्टियां कंट्रोल करनी है, आपको अपने एफर्ट्स को और ज्यादा आगे की तरफ पुश करना है। और जहां मेरी जरूरत है अनकंडीशनली मेरे से बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। अब टास्क पैरेलली क्या रहेंगे? अभी आप जाते हुए एक शीट ले लेना। हालांकि वो शीट मैं 1 अक्टूबर को देने वाला था, बट मैं अभी दे दूंगा आपको। उस शीट पे डेट्स लिखी हुई हैं। आपने हर रोज के उस पे 15 मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। आज मैंने सपोज कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर करा और उससे एसोसिएटेड कोई क्वेश्चन नहीं बनता,
ना पेपर में, ना आपके बुक्स में, ना आपके मॉड्यूल्स में, ना आपकी बैक एक्सरसाइज में। तो आप 15 क्वेश्चंस चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से करेंगे। 15 को किसी दिन 20 कर सकते हो, स्कूल से छुट्टी करी 30 कर सकते हो, किसी दिन आपको बहुत ज्यादा काम मिला उसको 5 कर सकते हो। एंड ऑफ द डे 30 डेज विल मेक इट काउंट 450। जिसका 400, 350, 300 काउंट करेगा, मैं उसके पेरेंट्स से बात जरूर करूंगा। मुझे वो किसी तरीके से 450 आपने बनाकर देना है। आज 1 महीना 450 बनाओगे तो आगे आने वाले 4 से 5 महीने में वो अपने आप में 1800 के से 2000 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जहां 18 से 2000 क्वेश्चंस आप अपनी बुक में से भी निकाल लोगे, अपने असाइनमेंट्स में से भी निकाल लोगे, आपकी पूरी की पूरी 11th रिवाइज होती है उन 1800 से 2000 क्वेश्चन। आपको लगता है 15 क्वेश्चन कौन से आइडेंटिफाई करने हैं? आई कैन बी अ पार्ट। मैं 1 अक्टूबर से आपके ग्रुप पर 15 क्वेश्चन का डेली बेसिस पे असाइनमेंट डालना शुरू कर दूंगा, जो करवाया है उसमें से, जो कर रहे हैं उसमें से। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट विल मेक यू सक्सीड एंड मूव इन अ राइट मैनर टुवर्ड्स अचीविंग योर डिजायरफुल गोल्स। बट अगर आपको लगता है आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, अगर आपको लगता है कि सर अनड्यू प्रेशर बना रहे हैं, आप ऑनेस्टली बात करके बेशक पढ़ाई स्किप करें, मेरे पास नहीं थी। बट अब अगर मेरे साथ कोई चल रहा है तो मुझे ना सिर्फ 11th अच्छी करनी है बल्कि 12th में स्पार्कलिंग रिजल्ट्स चाहिए। तो वो तभी आएंगे जब आप अपनी ऑनेस्टी दिखाएंगे। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इतना फॉलो कर लो, इसके अलावा इसके बियॉन्ड कुछ नहीं करना पड़ेगा। लैक इन प्रैक्टिस, या कहीं पर क्वेश्चन, या कहीं ट्रिकी क्वेश्चन, या कहीं डिस्कशन ऑफ क्वेश्चंस छोटी या कम रह गई, वो इस चीज से सक्सीड की जा सकती है। क्लियर है बात? चलिए, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। बट अनड्यूली आपके सिलेबस ट्रांजिशंस ने एक चैप्टर आपसे ओमिट करवा दिया था। अगर किसी की पुरानी बुक होगी तो उसको चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर नजर आएगा और चैप्टर नंबर 6 थर्मोडायनेमिक्स नजर आएगा। लेकिन किसकी बहुत ज्यादा नई बुक है उसको सीधा चैप्टर नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स नजर आएगा। केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में इस्तेमाल होता है। चैप्टर वो आपकी बुक में हो या ना हो, उसका कुछ पोर्शन मुझे नीडफुल है आपको थर्मोडायनेमिक्स समझाने के लिए। तो आज डायरेक्टली कह दें तो थर्मोडायनेमिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं या शुरू कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम बात करेंगे आज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर समझने के लिए मैं आपको बिल्कुल क्लास 9th में लेकर जाता हूं। ध्यान से बातचीत को समझिए। आपने मैटर वर्ड सुना था? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास रेफर्स टू एज मैटर। मैटर को हमने बहुत सारे तरीके से क्लासिफाई किया था। क्लासिफिकेशन जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल करा था, एज कंपाउंड एंड एलिमेंट। आज हम उसको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। देयर आर 3 states which can exist in day to day life: solid state, liquid state and gaseous state। बात को समझिएगा, एक सब्सटेंस 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर सकता है: एज सॉलिड स्टेट, एज लिक्विड स्टेट, एज गैसियस स्टेट। मैं आपके सामने लिखूं H2O, आपके लिए कौन सी स्टेट है? कौन सी स्टेट है? H2O एक सब्सटेंस है, यहां पर कोई स्टेट डिफाइन नहीं है। मैं बोलूं H2O -10 डिग्री सेल्सियस पे है, कौन सी स्टेट? +10 डिग्री सेल्सियस पे है, +110 डिग्री सेल्सियस पे है। अब कैसे आपने स्टेट बोली? टेम्परेचर ने बताया कि सर वो लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, क्योंकि हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट है और 100 डिग्री सेल्सियस उसका यहां कहा लिखा। तो यहां पर एक पॉइंट जहां पर आप गलती करते हो, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ नहीं होता, बल्कि सॉलिड लिक्विड गैस एक प्रॉपर्टी है मैटर की। इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर। ये अपने आप में कुछ नहीं है,
आप बोलते हो ये पानी है, तो आज रूम टेम्परेचर पर है, वो 100 और 0 की रेंज के बीच में टेम्परेचर है, इसलिए वो कौन सी स्टेट पर है? लिक्विड स्टेट। तो ये बोलना लिक्विड गलत है, ये बोलना सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट सही। बात समझ में आई? क्या कहने का मतलब क्या है? कोई भी सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में हो सकता है, लिक्विड स्टेट में हो सकता है और गैस स्टेट। पक्का? अब जनरली सॉलिड स्टेट क्या होती है सर? जब एक सब्सटेंस के पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, जिसकी वजह से वो डेफिनाइट शेप, साइज या वॉल्यूम दिखाते, आप उनको क्या बोल देते हैं? सॉलिड्स। जब वो पार्टिकल किसी कंटेनर की शेप ले लें, उनकी डेफिनाइट शेप ना हो, तो आप उनको क्या बोलते हैं? लिक्विड्स। और जब एक सब्सटेंस प्रेशर के बिहाफ पर अपनी वॉल्यूम को कम या ज्यादा दिखाए, यानी उसकी कोई डेफिनाइट शेप, साइज या वॉल्यूम ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? गैसेस। यही बोला गया था। हालांकि किसी भी सब्सटेंस को आप सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में और लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही किसी सब्सटेंस को गैसेस से लिक्विड स्टेट में और लिक्विड से सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। सर अगर मैं इस पे थर्मल एनर्जी बढ़ाऊं, तो मैं सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैसेस में चले जाऊंगा, या वहीं पर मैं किसी पे प्रेशर बढ़ाऊं, तो मैं गैस से लिक्विड और लिक्विड से फर्दर सॉलिड स्टेट में चले जाऊंगा। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कहीं ना कहीं सब्सटेंसेस को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफॉर्म करवा लेता है। याद आ रही है? नाइन्थ ऐसे ही पढ़ा था। नाइन्थ में यह भी पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे सॉलिड स्टेट में, दे डू नॉट मूव, वहीं पर लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स आसानी से मूव करते हैं। ये कम मूव करते हैं, ये बहुत ज्यादा मूव करते हैं। इन दोनों को आपको फिजिक्स समझाएगी। दे आर फ्लूइड्स व्हाइल दे आर रिजिड, दे डू नॉट मूव। पक्का? इतनी बातें समझ में आती हैं। अब यहां से हमने सब्सटेंसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है, लेकिन किस वर्च्यू पे? स्टेट्स के बेसिस पे। अब हमारे लिए कौन सी स्टेट बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज को आपके सामने रख सकती? तो वो स्टेट है गैसियस स्टेट। यानी अगर मैं किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज पढ़ने निकला हूं, चाहे वो H2O हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो क्लोरीन हो, उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टीज मैं समझ सकता हूं जब वो गैसियस स्टेट पे स्टडी किया जाए। यानी मैं अगर कोई साइंटिस्ट हूं और मैं किसी एक सब्सटेंस, किसी एक एलिमेंट के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन निकालना चाहूं, निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन कौन सी स्टेट पर आएंगी? गैसियस स्टेट पर। आप कहते हो सर क्यों? मैंने कहा सॉलिड स्टेट पर, लिक्विड स्टेट पर 100 में से शायद 50 प्रॉपर्टीज सामने आएंगी, लेकिन गैसियस स्टेट पर ना सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी, बल्कि वो कैसे किसी के साथ रिएक्ट करता है, वो प्रॉपर्टीज भी सामने आ जाती हैं। क्योंकि कोई भी रिएक्शन अकरेंस में आती है तो एक सब्सटेंस जरूर गैसियस स्टेट पे होता है, तभी वो सामने वाले के साथ रिएक्ट करता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा थर्ड चैप्टर में लेकर जाऊं, तो आपने आयोनाइजेशन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का प्रोसेस सुना था। कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा था, तो लास्ट में एक वर्ड लिखा गया था, गैसियस आइसोलेटेड स्टेट। वो कब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा था? जब वो कौन सी स्टेट पर है? गैसियस स्टेट पर। तो गैसियस स्टेट पर रिएक्शंस भी अकम्प्लिश होती हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं। तो हम किसी सब्सटेंस को अगर एनालाइज कर रहे हैं, तो हम सबसे अच्छा या सबसे फ्रेंडली कौन सी स्टेट पर एनालाइज करेंगे? गैसियस स्टेट। अब गैसियस स्टेट पर एनालाइज करने के लिए कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इंक्रीज या डिक्रीज करके सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आपके लिए सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में था, आप उस सब्सटेंस को थर्मल एनर्जी देने लगे, यानी आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करी, वो धीरे धीरे कौन सी स्टेट पर आ गया? फिर और टेम्परेचर दिया, वो कौन सी स्टेट पर आ गया? तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जिसको बदलने पर सब्सटेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स बदलते हैं। शौर्य कहता है सर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बदल रहे हैं? शौर्य बात को एक एग्जांपल से समझिएगा। सपोज मैं H2O ले लूं -10 डिग्री सेल्सियस पे,
कौन सी स्टेट होगी? सॉलिड। आप इसको थर्मल एनर्जी देते हो और ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता है, जो कि अभी भी है सॉलिड। क्या हुआ सर? आपकी दी जाने वाली एनर्जी ने इसका टेम्परेचर -10 से 0 पे ला दिया। आप फिर दोबारा से एनर्जी दे रहे हो। अब टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, अब हुआ स्टेट चेंज। पहले एक एक पानी का मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर रहा था अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। जैसे ही यहां पहुंचा, अभी भी हर एक मॉलिक्यूल एनर्जी गेन कर रहा है, लेकिन इस बार वो अपनी वाइब्रेशन को इंक्रीज कर रहा है। सॉलिड में पार्टिकल्स वर रिजिड, बट लिक्विड्स में पार्टिकल क्या होते हैं? दूर दूर, और वहां पर क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टिकल्स ने पहले केस में एनर्जी गेन करी टेम्परेचर बढ़ाने में, और दूसरे केस में उनका टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि अब फर्दर एनर्जी देने से वो पार्टिकल की मूव करने की एबिलिटी बढ़ गई, और वो एक दूसरे से क्या हो गए? दूर हो गए। और दूर हो गए कौन सी स्टेट में आ गए? लिक्विड। अब सौर्य और एनर्जी देता है, और ये 100 डिग्री सेल्सियस तक अपने टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। तो फिर दोबारा से दी जाने वाली एनर्जी अब सिर्फ क्या इंक्रीज कर रही है? टेम्परेचर। फिर और एनर्जी दी, अब टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा, लेकिन हमारे पार्टिकल की वाइब्रेशन फिर दोबारा से बढ़ गई, और हम लिक्विड से कौन सी स्टेट पर आ गए? फिर और एनर्जी दी, हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, लेकिन हमारी स्टेट नहीं चेंज। तो दी जाने वाली एनर्जी या तो टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है, तो स्टेट चेंज कर रही है। तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है, या थर्मल एनर्जी एक ऐसा पैरामीटर है जो हमारे सब्सटेंसेस के कैरेक्टरिस्टिक्स बदल रही है, हमारे सब्सटेंसेस का बिहेवियर बदल रही है। तो ऐसे कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेरे सब्सटेंस के स्टेट वाले कैरेक्टरिस्टिक्स को बदल सकती है? वो है सबसे पहला प्रेशर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है उसका मास या उसके पार्टिकल्स। जब दोनों की ही बात करनी है तो सीधा मोल्स लिख लूं, मास से भी मोल्स निकाले जा सकते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल से भी मोल्स निकाले जा सकते हैं। और चौथा है हमारे लिए वॉल्यूम। तो हमारे लिए किसी भी सब्सटेंस के बारे में स्टडी करनी है, उसकी स्टेट के बारे में स्टडी करनी है, तो ये चार पैरामीटर्स कम या ज्यादा होंगे, तो उसकी स्टेट या उसके बिहेवियर में अप एंड डाउन आएगा। और ये चार मेजर पैरामीटर्स कौन है? प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम। पक्का बात समझ में आती है? फाइल दे दूंगा, लिख लेना आराम से। इसमें से पेपर में कुछ नहीं पूछे जाने वाला, क्योंकि ये वो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस से ओमिटेड है, बट ये कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम में इस्तेमाल होगा। आई होप दिस इज ओके। पक्का? आगे बढ़ें। अब यहां पर इन पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन है, ये पैरामीटर्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो चार पैरामीटर्स में आपस में अगर मुझे डिपेंडेंस सीखनी है, तो मैं डिपेंडेंस सीखता हूं दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट करके, बाकी दोनों पैरामीटर्स को रिलेट कर ले। ध्यान से बात को समझना, आपसे पूछता हूं, 9th क्लास में वापस लेकर जाता हूं। पिस्टन सुना है? एक ऐसा ट्यूब जिसके ऊपर एक वॉल, बाकी सारी वॉल्स कभी बदल नहीं सकती, लेकिन एक ऐसी वॉल जिसको हम छोटा या बड़ा, यानी वॉल्यूम को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं अगर उसके अंदर गैस फिल कर दूं और ऊपर से पिस्टन को दबाऊं, तो गैस का प्रेशर और उसकी वॉल्यूम, तो प्रेशर और हाँ, जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो आपस में क्या है? इंटर रिलेटेबल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रिलेटेबल है ना। चलो और एग्जाम्पल देखते हैं। कभी फ्रूटी पी है? ऐड नहीं करता। कोई टेट्रा पैक वाली ड्रिंक पी है? पी है। कैसे पीते हैं? सर मार्केट में पैसे दिए, लेकर आए, फिर पी। वो नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ टेट्रा पैक के प्रोसेस की बात कर रहा हूं। सर टेट्रा पैक पकड़ा, उसमें स्ट्रॉ लगाया, स्ट्रॉ लगाने के बाद सक किया, तो सारा का सारा जूस हमारे मुंह में आता है। कभी किसी ने मेरे जैसी हरकत करी हो क्या? मैं उस स्ट्रॉ में फूक मारता हूं, अंदर एयर ब्लो करता हूं। करिए। एयर ब्लो करने के बाद क्या होता है?
वो अपने आप आती है। ठीक है ना? क्यों अपने आप आती है? सर उस टाइम पर जब आप एयर ब्लो करते हो तो आप इवेंचुअली उस फ्रूटी के पैक के अंदर प्रेशर, क्योंकि पहले सिर्फ फ्रूटी थी, अब फ्रूटी प्लस एयर है तो प्रेशर बढ़ा। अब पाइप के एंड के पास क्योंकि सिर्फ पानी या वो लिक्विड था, वो प्रेशर को वापस कम करने के लिए पानी क्या हुआ, बाहर आया, और जिसकी वजह से मुझे क्या लगा कि अपने आप आ रही है। तो मैंने उस छोटे से टेट्रा पैक में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा, नंबर ऑफ मोल्स को, तो प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ा ना प्रेशर, और उस प्रेशर ने प्रेशर को कम करने के लिए, प्रेशर कम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स को क्या करा, बाहर निकाला। नंबर ऑफ मोल्स क्या हुए, कम। तो मेरे लिए प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर रिलेटेबल हो गए। प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। हो रहा है ना? दोबारा से एग्जांपल, मैंने एयर ब्लो करी, कंटेनर तो नहीं बड़ा हो गया। मैं देख रहा हूं भाई टेट्रा पैक इतना लाया था, इतना बड़ा हो गया, ऐसा होता है? नहीं, उतने का उतना ही रहता है। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। थोड़ा सा फूलता है, वो फूलता है इसलिए क्योंकि प्रेशर के साथ उसका रिलेशन है। बट अगर मैं वो बोलूं कि वो नहीं फूल रहा, तो भी मैंने जो सी एयर अंदर ब्लो करी है वो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रही है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे इंक्रीज हो रहे हैं? कंटेनर में सिर्फ था पानी, लिक्विड, मैंने एयर ब्लो करी, अब उसमें क्या क्या है, एयर प्लस कुछ क्वांटिटी की एयर तो होगी, हाँ, CO2 ही होगी, क्योंकि मैं तो एक्सेल CO2 ही करता हूं। तो CO2 का कुछ क्वांटिटी, पानी का कुछ क्वांटिटी, नंबर ऑफ मोल्स बढ़े या नहीं बढ़े, बढ़े, जिसकी वजह से अंदर का प्रेशर, तो प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स आपस में क्या है, रिलेटेबल। पक्का समझते हो? चलो एक और एग्जांपल। कनिष्क को स्कूटी चलाने का बहुत शौक है, दूर दूर तक लेके जाता है, गर्मियों के टाइम पर भी दूर लेकर गया। अब जब दूर लेकर गया तो गॉड फॉरबिड ऐसा कभी बीच में हो, लेकिन जो टायर है वो बर्स्ट कर गया। वो बर्स्ट कैसे करा? टायर रोड पे चल रहा है, फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है, टायर फ्रिक्शन की वजह से हीट हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। अंदर जो कंटेनर यानी जो आपका टायर है जिसमें वो ट्यूब डली हुई है, उस ट्यूब का एक डेफिनाइट वॉल्यूम है, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पार्टिकल्स मूव अच्छे से करने लग गए, तो उन्होंने टायर पे क्या इंक्रीज करा, प्रेशर, और वो कंटेनर उस प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए क्या हुआ। गुब्बारों में भी तो ऐसा ही होता है ना एग्जाम्पल। यानी यहां पर आपस में दो पैरामीटर्स रिलेट कर सकते हैं जब मैं बाकी दोनों पैरामीटर्स को क्या कर दूं, कांस्टेंट। तो कैसे रिलेट कर सकते हैं वो यहां पर अब हम सीखते हैं। ये बात क्लियर है ऑनलाइन वालों? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, मैं आजा भाई वापस। चलिए, अब यहां पर हमें कुछ लॉज दिए गए, लॉज एसोसिएटेड विद पैरामीटर्स which may affect तो सबसे पहला लॉ हमें दिया गया ऑयल्स लॉ, दूसरा दिया गया चार्ल्स लॉ, तीसरा दिया गया गे ल्यूसेक लॉ, चौथा दिया गया एवेगैद्रोस लॉ, उसके बाद दिया गया लॉ ऑफ कंबाइंड गैसेस, और फिर हमें दिया गया आइडियल गैस इक्वेशन। ये लॉज कैसे रिलेट होते हैं जरा ध्यान देना।
सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की। इसने कहा एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, अगर मैं एक बार एक गैस लूं कंटेनर में और ऐसा कंटेनर लूं जिसकी वॉल्यूम बदल सकती है, लेकिन उस कंटेनर का ना टेम्परेचर बदलेगा और उसमें रखी गई गैस की क्वांटिटी भी नहीं बदलेगी, तभी टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दिया, कांस्टेंट। ये कहता है ऐसे कंडीशन में प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम, आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे प्रेशर कम। बच्चे ज्यादा आ गए, मैंने यहां पे तशनीद को बोला भाई इधर आ जा, इन लोगों को क्या होना पड़ा, अंदर की तरफ, और एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, तो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ेगा तो इनकी जगह घेरना क्या हो जाएगा, कम, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मैं लिख सकता हूं पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। तो भैया कहीं पर प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, कहीं पर वॉल्यूम ज्यादा तो प्रेशर कम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन है, मैं इसको यहां लेकर गया। अब यहां पर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लाना पड़ता है। अगर आपको थोड़ा सा बचपन में लेकर जाऊं तो P इक्वल्स टू कांस्टेंट बाय V होगा, पक्का। V यहां ले जाऊं तो चलेगा। अब ये चीज कांस्टेंट टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स पे हो रही है, तो एनी प्रोसेस दैट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम उसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। हाँ जी, कैसे, वॉल्यूम और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसलिए होता है क्योंकि आप पार्टिकल्स को बांध रहे हो कम जगह में, तो एक दूसरे को धक्का देने की एबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। और जब धक्का देने की एबिलिटी बढ़ेगी तो एक दूसरे पे फोर्स बढ़ेगा पर यूनिट एरिया, मतलब फोर्स बढ़ेगा पर यूनिट एरिया, एरिया तो फिक्स ही रहेगा ना एक पार्टिकल का, फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया बढ़ा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, याद ही नहीं आया याद। तो जब फोर्स लगाना बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर है, बचपन 9-10, ठीक है ना। हर नाम सूरज वाला इंसान सर सूरज ये नहीं। आइसोथर्मल वाला पॉइंट बताना एक बार। एनी प्रोसेस विच इज अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेफर्स टू एज आइसोथर्मल। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्मल हम यूज करें टेम्परेचर के लिए। अब ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट आया चार्ल्स लॉ। ये कोई पुराने जमाने का किडनैपर नहीं है, ठीक है। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये लॉ दिया और ये लॉ हमें लिमिटेड नजर आया, यानी मेरे लिए इस लॉ में लिमिटेशन थी। अब सर लिमिटेशन कैसे, मैं कहता हूं हम टेम्परेचर इसके लॉ लाने तक मेजर करते थे डिग्री सेल्सियस, इसके हिसाब से टेम्परेचर ज्यादा तो वॉल्यूम ज्यादा, टेम्परेचर कम तो वॉल्यूम कम। कहीं ना कहीं सर अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस को अप्रोच करेगा तो वॉल्यूम भी क्या अप्रोच होनी चाहिए, 0। इसके हिसाब से इफ टेम्परेचर अप्रोचेस टू 0 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम शुड ऑल्सो अप्रोच टू मिनिमम वैल्यू और 0, हाँ या ना। ऐसा ही लॉ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लेकिन बात को समझिए, वॉल्यूम 0 का मतलब क्या है, कनिष्क कह रहे हैं मैं बताऊंगा। कनिष्क 0 वॉल्यूम का मतलब क्या होता है उस सब्सटेंस का एग्जिस्टेंस नहीं,
बट हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्सटेंस पढ़ रहे हैं या स्टेट ऑफ सब्सटेंस पढ़ रहे हैं? स्टेट ऑफ सब्सटेंस। और कौन सी स्टेट पे बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं? गैसियस पे। तो यहां पर हमारे नजरों में वॉल्यूम जीरो का मतलब है कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट, CO2 है बट CO2 गैसियस स्टेट में नहीं है। वो CO2 शायद लिक्विड स्टेट में या शायद सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो चुकी है। और जैसे ही वो CO2 सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होगी, गैसियस स्टेट में उसका होना जीरो। तो वॉल्यूम इन गैसियस स्टेट क्या हो जाएगा? जीरो। तो हेयर वॉल्यूम इक्वल टू जीरो मींस वॉल्यूम ऑफ एनी सब्सटेंस इन गैसियस स्टेट इज जीरो। मेरे मन में एग्जाम्पल आया CO2 का, 9th में पढ़ा था, बहुत चल रहा था। सॉलिड CO2 को क्या कहते हैं? ड्राई आइस। ड्राई आइस का एक वर्ड पढ़ा था, सब्लिमेशन टेम्परेचर। पहले तो सर सब्लिमेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली कौन सी स्टेट में आता है? गैसियस स्टेट में। उसका सब्लिमेशन टेम्परेचर था -54 डिग्री। यानी इस टेम्परेचर पर हम सॉलिड से सीधा कहां आ जाते हैं? गैसियस स्टेट में। कोई हेल्प करे, टेम्परेचर -55, -60, -70 डिग्री सेल्सियस होगा तो हम कौन सी स्टेट में होंगे? और -30, -20, -10 डिग्री सेल्सियस होगा तो कौन सी स्टेट में होंगे? हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम तो बोलते हुए आए हैं टेम्परेचर जीरो पे वॉल्यूम। हम तो फिर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं नेगेटिव टेम्परेचर पर। और क्योंकि नेगेटिव टेम्परेचर पर गैसेस एग्जिस्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं मेरी स्टडी डेविएट हो रही है, मेरा वो पॉइंट जस्टिफाई नहीं हो रहा। अब क्या करें? तो यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया केल्विन स्केल। अब सर केल्विन स्केल कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और उसका इससे रिलेशन क्या है? तो जरा ध्यान से सुनना, एक एक चीज बाद में आराम से लिख लेना, पहले सुनो ध्यान से। आपके लिए साइंटिस्ट ने सारे के सारे कंपाउंड जो एग्जिस्ट कर सकते थे उनको एक रूम में लाया गया। ऐसा रूम जिसका टेम्परेचर कम या ज्यादा हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। आपने एसी लगा रखा है, क्या एसी लगे हुए रूम का टेम्परेचर आप 18 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकते हो? फ्रिज लगाया, डीप फ्रीज कभी देखा है? कनिष्क आइसक्रीम लेने जाता है और आधे से ज्यादा नीचे अंदर चले जाता है, उसका टेम्परेचर क्या होता है? -18 डिग्री सेल्सियस। तो हमने एक ऐसा रूम लिया जिसका कंप्लीट टेम्परेचर मैं कंट्रोल कर सकता हूं, कितना भी पॉजिटिव कितना भी नेगेटिव। मैंने उस रूम का टेम्परेचर फॉर एन एग्जाम्पल 200 डिग्री सेल्सियस रख दिया। मैंने सबको बोला जाकर जो कंपाउंड नजर आता लेकर आओ। ये CO2 लेकर आ गई, ये H2O लेकर आ गई, ये CH4 ले आए, वो CO2 ले आया, या वो कुछ और ले आया, मिथेन इथेन ले आया, वो जाके सल्फ्यूरिक एसिड ले आया। यानी जितने कंपाउंड बन सकते थे सब ले आए। अब बाहर कुछ भी टेम्परेचर था, रूम के अंदर 200 डिग्री सेल्सियस, लाए 5000 कंपाउंड आ गए। उसमें से शायद 2000 कंपाउंड लिक्विड या सॉलिड स्टेट में होंगे। हम कौन सी स्टेट में पढ़ रहे हैं? हमें लिक्विड या सॉलिड से मतलब हमारी स्टडी का तो पार्ट नहीं है। हमने कहा बाहर करो इनको, सिर्फ कौन से कंपाउंड रखो जो कौन सी स्टेट में है? गैसियस। अब मैं टेम्परेचर डिक्रीज करने लग गया, 200 से 100, 100 से 50, 50 से 20, 20 से 10। मैं क्या देख रहा हूं? 2000 कंपाउंड में से 500 कंपाउंड लिक्विड स्टेट में आ गए। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं गैसेस से कहां आएंगे? लिक्विड स्टेट। और जैसे जैसे जो जो सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में आ रहा था मैं उनको बाहर रखता जा रहा था और वहां पर नोट करता जा रहा था उनके फ्रीजिंग पॉइंट, या उनके लिक्विड हो रहे हैं तो कह सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट, नोट करता जा रहा था। बाहर करता गया, 0 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, पानी भी बाहर हो गया, और नीचे आता गया एक एक करके। जैसे नीचे आ रहा था कहीं ना कहीं सब्सटेंसेस कम होते चले जा रहे थे, यानी यहां पर शायद 20, 30, 50 ही सब्सटेंस गैसियस स्टेट में थे।
-100, -200, -250, और ऐसे करते करते मैं पहुंचा -273.15 डिग्री सेल्सियस। द मोमेंट रूम का टेम्परेचर हुआ -273.15 डिग्री सेल्सियस, मैं क्या देखता हूं, वहां पर कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट में नहीं है। क्या वहां पर कनिष्क की लाई हुई CO2 नहीं है? क्या वहां पर संजना की लाई हुई CH4 नहीं है। लेकिन उनकी स्टेट क्या है? शायद लिक्विड या सॉलिड। तो वहां पर कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट पे नहीं। सब्सटेंस है लेकिन सब्सटेंस गैसियस स्टेट में। तो मैंने बोला -273.15 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर at which no substance exists as a gas। इस टेम्परेचर को हमने नाम दिया एब्सोल्यूट जीरो। यानी ये हमारे लिए एक नया जीरो बन गया, और इस जीरो पर हमारी क्या ये कंडीशन फुलफिल हो रही है? जब कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में नहीं है तो सब सब्सटेंस की गैसियस स्टेट की वॉल्यूम क्या है? एट एब्सोल्यूट जीरो। और यहां पर इंट्रोड्यूस हो गया केल्विन स्केल, वेयर x डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर मैं 273 ऐड कर दूं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? या सिंपली बोल दूं 0 केल्विन इज इक्वल टू -273.15 डिग्री। यानी मैंने एक नया स्केल इंट्रोड्यूस कर दिया। मैं डिग्री सेल्सियस स्केल को पीछे खींच लिया -273.15 से, ताकि मेरे लिए जो भी टेम्परेचर की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहे, कोई भी वैल्यू नेगेटिव ना रहे, और इवेंचुअली मैं इससे नीचे नहीं जा सकता। अब बोलो सर। हाँ, ये टेम्परेचर था। ये वो टेम्परेचर है जहां पर कोई भी सब्सटेंस गैसियस स्टेट पे तो होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी उस पर? एक तरह से मैं नए पेज पे लिख रहा हूं, बात को समझिएगा। डिग्री सेल्सियस में -273.15 टेम्परेचर पर कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करती, या कह सकता हूं केल्विन स्केल पर 0 केल्विन पर कोई गैस एग्जिस्ट। तो ये लिखना ज्यादा आसान है। टेम्परेचर 0, वॉल्यूम भी क्या, ठीक है ना? इसलिए ये स्केल इंट्रोड्यूस हुआ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? 273.15, सिंपल लैंग्वेज में 273, यानी 273। पक्का? तो यहां पर अब चार्ल्स लॉ सही हो गया। चार्ल्स लॉ ने लिख दिया एट कांस्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, लेकिन कौन से स्केल में? केल्विन स्केल में। तो यहां से राधिका V/T इक्वल्स टू, यानी V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। पक्का? और कांस्टेंट मैंने प्रेशर को लिया था, तो कोई प्रोसेस अपार अगर कांस्टेंट प्रेशर पर होता है तो हम उसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ऐसे ही नेक्स्ट लॉ आया गे-ल्यूसेक लॉ। इसने बोला एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन कौन से स्केल का टेम्परेचर? केल्विन। तो यहां पर हम बोल सकते हैं P/T इक्वल्स टू, यहां P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2। अब ये प्रोसेस हो रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, तो ऐसे प्रोसेस को नाम देते हैं आइसोकोरिक। आइसोथर्मल जब टेम्परेचर कांस्टेंट था, आइसोबारिक जब प्रेशर कांस्टेंट हुआ, आइसोकोरिक जब कांस्टेंट वॉल्यूम। पक्का बात समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है यहां तक? ऐसे ही फोर्थ लॉ आया एवोगाद्रोस लॉ।
अब जहां एवोगैड्रोस भैया आ जाते हैं, कहीं ना कहीं रिलेशन नंबर ऑफ मोल्स में आती है। इसने दो स्टेटमेंट दी, हम दोनों में से कोई एक भी लेकर चल सकते हैं, दोनों भी लेकर चल सकते हैं। स्टेटमेंट क्या दी शौर्य? सबसे पहली, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। या दूसरा, एट कांस्टेंट pressure and temperature volume is directly proportional to number of, या simply P by N equals to constant, या P1 by N1 equals to P2 by N2, और यहीं पर V by N equals to constant, या V1 by N1 equals to V2 by N2। पक्का? तो यहां पर ये लॉज हमारे सामने आए। अब इन लॉज में तो कहीं ना कहीं मैंने दो पैरामीटर्स का रिलेशन, दो पैरामीटर्स कांस्टेंट करके निकाला। हर्षवीर कहता है सर चारों ही पैरामीटर बदल रहे होते, प्रेशर भी बदल रहा है, वॉल्यूम भी बदल रही है, टेम्परेचर भी बदल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स भी बदल रहे हैं, क्या करोगे? तो मैंने कहा आप दोबारा से मुझे लिख पाओ। सबसे पहले बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जब नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर कांस्टेंट था। चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। गेल-ल्यूसेक लॉ, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जब वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। उसके बाद एवोगैड्रोस लॉ, मैं दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ले रहा हूं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। अब देखना जरा, थोड़ी सी मैथ्स लगा रहे हैं। मैं सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख रहा हूं, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख रहा हूं, तो ये प्रेज्यूम कर लूं वॉल्यूम यहां पर है और यहां पर कुछ नहीं। यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों दिख रहे हैं, यहां पर वॉल्यूम दिख रही है, यहां पर प्रेशर दिख रहा है, यहां पे प्रेशर दिख रहा है। तो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड पे कौन कौन है? प्रेशर और वॉल्यूम। बीच में बड़ा सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। इधर बताओ, यहां कुछ नहीं है, यहां पर, यहां, यहां, तो अल्टीमेटली एन। तो मैं कह सकता हूं जब कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या पीवी डिवाइडेड बाय एनटी इक्वल्स टू, या P1 V1 बाय N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय, इसको हमने बोला लॉ ऑफ कंबाइंड गैसेस। ये कैसे हेल्प करेगा? एक सेकंड में बता रहा हूं, पहले चीजों को कंप्लीट कर लूं। मैंने लिखा पीवी अपॉन में एनटी इक्वल्स टू कांस्टेंट, मैं यहां पर पीवी बाय एनटी इक्वल्स टू कांस्टेंट आर लिख लेता हूं। बड़े वक्त से के चलाते आ रहे हैं, अब मैंने आर लिख दिया और इस आर को स्पेशलाइज कर दिया एज गैस कांस्टेंट, और ये इक्वेशन बन गई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। जो होमवर्क मैं देता हूं वो टाइमली कंप्लीट करके आता है, जो टेस्ट में देता हूं वो टाइमली कंप्लीट करके आता है। दिस इज अ परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ एन आइडियल स्टूडेंट। ऐसे ही अगर गैस हर लॉ को जस्टिफाई करे, हर बात को माने, इस इक्वेशन को माने, तो उस गैस को बोलते हैं आइडियल गैस। यानी इन सिंपल टर्म्स, एनी गैस विच ओबेज आइडियल गैस इक्वेशन रेफर्स टू एज आइडियल गैस। पक्का? और आइडियल गैस क्या है भैया? किसी भी प्रेशर पर, किसी भी वॉल्यूम पर, किसी भी नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी टेम्परेचर पर अगर रेशो निकाली जाए तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? आर के बराबर। क्या होगी अभी बता दूंगी, लेकिन किसके बराबर होगी? आर के बराबर। तो वो क्या है? आइडियल गैस। और वो कौन सी इक्वेशन फॉलो कर रही है? आइडियल गैस इक्वेशन। आप कह रहे हो सर ये निकाला, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया, ये कुछ नहीं है, ये पुराने लॉस को कंप्लीट कर रहा है। आप कहते हो सर कैसे? मैंने कहा एक एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं, ध्यान से देखना। मैंने सपोज लिखा P1 V1 बाय N1 T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाय N2 T2। मैं मान लू नंबर ऑफ मोल्स का टेम्परेचर, तो भाई N1 N2 को सिर्फ N लिख सकता हूं,
T1 T2 को तो आप लिख रहे हैं P1 V1 बाय NT, P2 V2 बाय क्या कट जाएंगे, क्या बन गया, जरा हेल्प करिए, कौन सा वाला लॉ है, बॉयल्स लॉ। आ जाए सर एक सेकंड के लिए। एट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V और P1 V1 इक्वल्स टू, दिख रहा है। तो अल्टीमेटली ये लॉ इन चारों लॉस को जस्टिफाई करता है। सिर्फ फर्क क्या है, इसमें दो पैरामीटर्स कांस्टेंट है और इसमें कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट नहीं। इतनी सी टर्मिनोलॉजी। आइडियल गैस इक्वेशन या पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, या ये कुछ लॉस की छोटी छोटी डेफिनेशन हम थर्मोडायनेमिक्स में इस्तेमाल करेंगे। आपने सिर्फ इसको सही तरीके से रीड करना है और लिख लेना है। ये पेपर में कहीं नहीं पूछा जाएगा। आपकी टीचर हो सकता है करवाई भी ना, जिनके स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स हुआ था टर्म 1 के अंदर, उन्होंने शायद ये देखा भी नहीं था, क्योंकि टीचर्स ने बात नहीं करी थी। तो लाइकवाइज आपके साथ भी यही होने वाला है, बट आपको अब पता है, अब आपको कॉन्फिडेंस होगा इस चीज के अंदर। मैं फाइल शेयर कर दूंगा, आप प्लीज इसको कॉपी करिए। क्लियर है? चलो, हाँ जी सर। सर एक बार ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 वाला समझाना एक बार। मैंने नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को कांस्टेंट करा था, तो नंबर ऑफ मोल जब बदल ही नहीं रहे तो एन लिखूं, और टेम्परेचर जब बदल नहीं रहा उसको टी लिखूं, चलेगा? हाँ जी। तो कहीं ना कहीं एन और टी आपस में कट गए, यस। तो P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। यस। तो वो कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ ही तो है। तो बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट ही तो यहां पर ये है, एट नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर कांस्टेंट P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। ये ले यहां पे देख ले, कुछ ना ठीक है ठीक। कैसे इक्वल कर सकते हैं। हाँ चार्ल्स लॉ। अगर हम केल्विन स्केल को इंट्रोड्यूस, तो भाई हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन सही आसानी से लगा सकते थे। 273 को लेकर चलता, क्या लेकर चलता, हमेशा लेकर चलता। किसी प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में एडिटिव वैल्यूज डायरेक्ट सही रहती है या गलत हो जाती है, मैथ्स पढ़िए ना। y इक्वल्स टू mx है, इसमें c की वैल्यू है ये। ग्राफ कहां से शुरू होगा, ओरिजिन। अगर y इक्वल्स टू mx प्लस c है तो ग्राफ कहां से शुरू होगा, तो दोनों सेम ग्राफ, दे आर सिमिलर बट दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। पता ना सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस। लाइकवाइज आपको सोर्स के हिसाब से सिमिलरिटी तो मिल जाती है, कॉन्ग्रुएंसी। सर वो कलेक्ट करना है जो आप कह रहे हो अभी इंस्टीट्यूट से।